आज का ये फेसबुक लाइव विशेष परिस्थिति में तात्कालिक रूप से इसलिए करना आवश्यक हो पड़ा कि गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक मंतव्य दिए। मैं माननीय संजय जायसवाल जी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हम आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहते हैं। आपने कहा कि बिहार को अतिरिक्त राशि दी जा रही है, तो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसके तहत केंद्र और राज्य को राशि का अंतरण होता है, उसमें कौन सा ऐसा मौलिक बदलाव किया गया कि बिहार को अतिरिक्त राशि मिली है? ये दस्तावेज मेरे सामने है, और ये दस्तावेज किनका है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने 2022-23 के बजट के पूर्व जो विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जो बैठक होती है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहते हैं, वह बैठक में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया सामूहिक रूप से, और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कॉलम 2 में यह कहते हैं कि 2018-19 के पश्चात केंद्रीय करों में अधिक हिस्सा जो था, जो ज़्यादा मिल रहा था 15-16 से 18-19 के बाद, उसमें कमी ह्रास हुआ है, निरंतर ह्रास हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के दल के विधायक दल के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये मंतव्य है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मंतव्य दे रहे हैं, जरा इस पर भी अपना मंतव्य दीजिएगा, तो बिहार की जनता समझेगी कि राजनैतिक रूप से और बिहार के विकास के प्रति आप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा आधे से अधिक होता है, निरंतर इसमें कमी हो रही 2018-19 से, जिसका प्रभाव प्रतिकूल बिहार में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2018-19 में 19-20 में राज्य का राजस्व घाटा में होना प्रमाणित करता है। दूसरी ओर केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो केंद्रांश और राज्यांश की राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है, उसके चलते राज्यों का अंशदान बढ़ गया है। जो अपने केंद्र सरकार ने जो तय किया, फाइनेंस का रूल तय किया, पहले क्या था, केंद्र सरकार की योजनाओं में 90-10, 90 भारत सरकार, 10% राज्य सरकार, 75-25, 65-35, यही केंद्र की योजनाओं का मानक होता था कि राज्य सरकार 10%, 25%, 35% देती थी। और आज आपने तय कर दिया 2015-16 के से 60-40 का कर दिया है। तो 60-40 का अगर कर दिया तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बिहार जैसे राज्य को कैसे मुकाबला करना पड़ रहा है। कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जो विमुक्त की गई राशि है, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान और स्कॉलरशिप, जो बच्चों के जीवन की दशा को तय करता है, उसमें केंद्रांश की राशि 60% से कम हो गई है। यह किनका बयान है? ये मेरा बयान तो है नहीं। इसलिए हम आपको चाहते कि आप इसका अवलोकन करिए। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से राज्य की निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रही है। मैंने देखा कि आपने बंगाल की चर्चा की। क्या बंगाल का और बिहार का विकास दर एक है? क्या आपको नहीं है मालूम कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो कहा जाता था कि बिहार में आलू है, बालू है, और क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज दौर बदला है। बिहार ने, यह दावा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उच्च आर्थिक वृद्धि दर हम दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य को राष्ट्रीय औसत पर अगर हमको पहुंचना है तो प्रतिस्पर्धा के दौर में संसाधन की आवश्यकता है। हमको लगता है कि आप बिहार के वातावरण से तो भली भांति परिचित होंगे। आपको यह नहीं मालूम
कि आपके माननीय वित्त मंत्री जी यह कहते हैं, जो वित्त के खजाने के रखवाला हैं, वह यह कहते हैं कि बिहार लगातार आधारभूत संरचना एवं के विकास एवं पूंजीगत व्यय पर पर्याप्त राशि नहीं बच पाती है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं। और दो मांग उन्होंने किया था, अगर इस अपने राजनीतिक सामर्थ्य का इस्तेमाल माननीय संजय जायसवाल जी आप केंद्र सरकार के ऊपर करते तो बात समझ में आती। उन्होंने दो मांग किया है, इस दस्तावेज मेमोरेंडम पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के द्वारा इस सरकार को विशेष सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो नीति आयोग के 12 सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस पर हम अपेक्षित प्रगति कर सकें। तो हम तो उम्मीद करते थे कि आप इसको पढ़ते। दूसरा उन्होंने डिमांड किया है कि अतिरिक्त संसाधन के लिए हमको 2022-23 के तहत FRBM एक्ट, जो ऋण लेने की सीमा, अधिकतम ऋण की सीमा होती है, उसको 5% शर्त रहित किया जाए। यह हम चाहते थे कि आप इस पर अपना नजरिया व्यक्त करते कि हमारे दल के विधायक दल के नेता ने जो केंद्र सरकार से अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा का क्या हुआ। और ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं, चूंकि भ्रमजाल मत फैलाइए बिहार में। बिहार की नई पीढ़ी की जो आकांक्षा है, जो बिहार के लोगों के मन के अंदर ललक है कि हम विकास के उच्च मापदंड पर पहुंचे, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। समग्र शिक्षा अंतर्गत 2018-19 से यह लागू किया गया। शिक्षकों के वेतन मद की स्वीकृति में भारी कटौती की जा रही है। आपको तो यह मालूम होगा माननीय संजय जायसवाल जी कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जिस बड़े पैमाने पर की गई, और उसका नतीजा क्या हो रहा भारी कटौती के चलते, कि राज्य सरकार को विगत वर्षों में 7,000 करोड़ की राशि कम हुई है। वो कमिटेड राशि है जिसको केंद्र सरकार को देना है, और वह पैसा हमको नहीं मिला तो राज्य सरकार को अपनी निधि से देना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का वेतन 15 से 25,000 रुपया की दर से प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में औसतन 30,000 रुपया प्रति माह के दर से भुगतान किया जाता है। क्या शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? क्या केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी नहीं बनती है माननीय संजय जायसवाल जी? हम आपसे जानना चाहते हैं। वह उन्होंने मंतव्य दिया कि 2018-19, 19-20, 20-21 में 85,000, 89,000, 94,000 कार्यरत शिक्षकों के वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है। 2018-19, 19-20 और 20-21 से, ये तो केंद्र सरकार की योजना है समग्र शिक्षा अभियान, तो क्यों नहीं स्वीकृति मिली बिहार की? क्या बिहार के शिक्षकों ने कोई गुनाह किया है? क्या बिहार की नई पीढ़ी जिनको रोजगार के नए अवसर मिले, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार अपना काम कर रही है, और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 12,045 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 8,400 करोड़ की व्यवस्था करनी है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन मद के लिए भुगतान की क्या प्रक्रिया है? केंद्रांश और राज्यांश की राशि 60-40 है। हम हाथ जोड़ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जरा कृपा करके केंद्रांश की राशि में मुक्त कर दीजिए। आप कह रहे हैं अतिरिक्त पैसा मिल रहा है, और आपके दल के नेता माननीय तारकिशोर जी कह रहे हैं कि केंद्रांश की राशि भी मुक्त कर दीजिए, हमारे ऊपर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ आप तो लोकसभा के माननीय सांसद हैं, जनता से सीधा संवाद करते होंगे। भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो बीपीएल परिवार के हैं, 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को 400 रुपया दिया जाता है, जिसमें 200 रुपया केंद्र सरकार और 200 रुपया राज्य सरकार का अंशदान होता है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपया हम देते हैं, जो 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह तय किया कि समाज का किसी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो उनकी आयु इतनी हो गई है तो सब लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। तो आज बिहार में 45,89,536 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है।
तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो हमने किया, बिहार राज्य के लिए दी जाने वाली राशि का कैप 29,96,472 पेंशनधारी निर्धारित किया गया है, जिसके कारण राज्य को लगभग 15,93,64 अतिरिक्त पेंशनधारियों के लिए भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं की जाती है। यह यूनिवर्सल कवरेज की अवधारणा के विपरीत है। माने सबका सम्मान, सबका विकास की जो अवधारणा है उसके विपरीत है। यह हम नहीं कह रहे, आपके दल के विधायक दल के नेता कह रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मापदंड हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कमजोर एवं पिछड़े पृष्ठभूमि के लोग हैं, इन लोगों के लिए जो योजना स्वीकृत है उसमें जो परेशानियां, उसकी चर्चा किया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। यह 100% केंद्रीय योजना है और उन्होंने कहा कि इसमें छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और भारत सरकार से काफी कम राशि प्राप्त हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसके तहत 50-50 का है जो अनुपात उसमें तय है, वह राशि भुगतान किया था, मुआवजा के रूप में भुगतान किया जाता है। इसमें भी कठिनाई होती है, वह समय पर ससमय केंद्र सरकार नहीं देती है। जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत क्रियान्वित योजनाएं हैं। आपने कैसे कह दिया कि केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि दे रही है? मैं तो आपके ही दल के नेता के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के प्रति कि उन्होंने मुद्दों को गंभीरता से उठा करके राज्य हित में इसकी चिंता की। और साथ ही साथ विभिन्न मद हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 7वां वेतन के सिफारिश लागू कर दिया, उन्होंने कहा कि 50% 383.50 करोड़ रुपया अभी शीघ्र विमुक्त किया जाए, ये अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा, तो ये तो हमारा हक है, हम तो अपने वित्तीय हक को मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अतिरिक्त पैसा दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने निवेदन किया केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट बनाते समय ही केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए बजट उपबंध किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं स्कीम के लिए राज्यवार बजट का उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप राज्य इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि केंद्रांश के विरुद्ध मैचिंग राज्यांश की राशि क्या होगी, राशि कब विमुक्त होगी। केंद्र प्रायोजित योजना है, बजट का उपबंध हो गया, लेकिन राज्य को यह नहीं मालूम रहता है कि हमको कितना राशि देना है मैचिंग ग्रांट, यह नहीं मालूम रहता है कि राशि हमको कब मिलेगी। तो उन्होंने निवेदन किया आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यवार बजट प्रावधान निर्धारित करे। इस व्यवस्था को लागू होने से राज्य सरकार को प्रत्येक मंत्रालय विभाग से बजट उपबंधित राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में ही ज्ञात हो सकेगी। मैंने शुरू में ही हमको जानकारी हो जाएगा राज्य को कि हमको इतना पैसा देना है, तो राज्य सरकार उस दिशा में व्यवस्था करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की। आप यह भी कहते हैं बार बार कि भाई राज्य सरकार ने जो पैसा हमको मिला है, आपको स्मरण नहीं है संजय जायसवाल जी? तो अगर आपके कोई शुभचिंतक होंगे तो हम अनुरोध करेंगे कि पत्रांक दिनांक लिख लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, जिनका पूरा बिहार सम्मान करता है, 28 अगस्त 2015 और 18 सितंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज के बारे में अवगत कराया। और ये पैकेज जो स्पेशल पैकेज है, उसमें
पहले से प्रस्तावित और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि के योग के बारे में, और उन्होंने यह कहा कि कौन कौन सी योजनाएं पहले से चल रही हैं जिसमें राशि दिया गया है। तो ये राज्य का हक है, ये राज्य का हक है। अगर हमको और जो विभिन्न मद में पैसे दिए गए वो राष्ट्रीय उच्च पथ के मद में सेतु निर्माण, आप कहते हैं फ्लाईओवर बनाने से विकास होता है। फ्लाईओवर बनाने से, पथ निर्माण मंत्री तो आपके दल के हैं, क्या उनके योग्यता पर आप संदेह कर रहे हैं कि उनको अपने विभाग का कार्य रूप बनाने की क्षमता का अभाव है? आप जो भी कह रहे हैं, हम तो आप उच्च शिक्षा के बारे में बताया कि आपने ग्रामीण विकास के बारे में आपने देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार ने शानदार उपलब्धि हासिल की, इसका श्रेय भी आप लेते हैं। आप विभिन्न मानकों पर आप देख लीजिए बिहार ने जो काम किया है। अरे विभिन्न मापदंड हैं और मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है माननीय संजय जायसवाल जी। और जैसे आप बिहार में विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ, प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए एक ही संकल्प लिया था कि हम बिहार के लिए काम करेंगे। और हम आपको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप लगता है कि आप भूल जाते हैं, जब बिहार में हमारी सरकार बनी जिसके आप मुख्य सहयोगी थे, 24 नवंबर 2005 को 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेमोरेंडम दिया। और मेमोरेंडम का हेडलाइन मैं पढ़ देता हूं। मेमोरेंडम सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर अफोर्डिंग बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए ज्ञापन, एंड ग्रांटिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पैकेज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के विकास के लिए जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जो पैकेज था उसकी मांग उन्होंने किया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय भी हमने ये कहा, उस समय आप सरकार के भागीदार थे। जैसे सदन में आपने सहमति व्यक्त किया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, तो उसके पहले ही मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद अगर 2 सप्ताह के अंदर ये हमने पत्र लिखा तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दोनों दल की सरकार थी, तो दोनों दल के सहमति के आधार पर नहीं माना जाएगा। सदन के अंदर विशेष राज्य के दर्जा पर आपने सहमति व्यक्त किया। सदन के अंदर आपने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है। आप यह भी कहते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, यह भी कहते हैं कि विकास दर में हमारी बढ़त कायम है, जिसके हम भी सहभागी हैं। तो जब सहभागी आप विकास दर के मामले में बनते हैं, पिछड़ापन को आप मानते हैं कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने सदन में अपनी भावना व्यक्त की है, ये सदन की भावना का सम्मान है। और साथ ही साथ मैंने आपको इसलिए इन चीज़ों को बताया, भाई आप उद्योग की बात करते हैं, किस लिए हम मांगते हैं विशेष दर्जा? आज निजी निवेश का दौर है, भूमंडलीकरण की तहत नई आर्थिक नीति आ गई, जिसके केंद्र सरकार उसको स्वीकार करती है। राज्य की सीमित भूमिका है, लेकिन उसके बावजूद भाई निजी निवेशक आएगा, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा हमको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मिट्टी है, हमारे नौजवान मेहनती हैं, हमको ये हक हमको मिलना चाहिए। और ये हक कोई खैरात नहीं देगा हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का अगर प्रतिकार करना है तो हमको अपना डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट का मानक हमारा है स्पेशल स्टेटस, और ये स्पेशल स्टेटस बिहार की जनता का हक है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा राज्य की जनता की आकांक्षा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दीर्घकालिक सोच, और आप तो उसके गवाह हैं। वही चंपारण का इलाका है ना, जहाँ फिरौती के लिए अपहरण होता था, जहाँ से आप माननीय सांसद हैं। उस जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण था, वह फिरौती के लिए अपहरण का चंपारण बन गया था। आज वहाँ चनपटिया मॉडल की चर्चा हो रही है। चनपटिया में जो हमारे कोविड के काल में जो हमारे श्रमिक आए, और आज वहाँ पर व्यवसाय जो हो रहा है, तो भूटान, नेपाल, कश्मीर और दूसरे राज्यों में
वहाँ के उत्पाद बाजार में जा रहे हैं। यह उपलब्धि आपने नहीं देखा कि हमारे श्रमिकों के प्रति दर्द नहीं है कि देश के विभिन्न राज्यों में वो काम कर रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दूसरे राज्यों के विकास दर में उनका योगदान है। और अपनी मातृभूमि पर अगर आकर के चंपारण मॉडल, उन्होंने चनपटिया मॉडल खड़ा कर दिया, तो आप भरोसा करिए माननीय संजय जायसवाल जी, और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करिए, दिल्ली पर इस्तेमाल करिए उसका, और कहिए कि हमारे यहाँ तो जो श्रमिकों ने चनपटिया मॉडल बनाकर दिखा दिया, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार का कोना कोना चनपटिया मॉडल के रूप में जाना जाएगा। इसलिए विशेष दर्जा पर सम्मान का भाव, सियासत का भाव नहीं। और अपने दल के जो आपके नेतागण हैं, जिन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को अपना ज्ञापन दिया है, उस भावना से अवगत होकर के अपनी टिप्पणी करिएगा तो बेहतर होगा। हमारा संकल्प है, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम पहले बिहारी हैं और बिहारियों को विशेष राज्य का दर्जा का हक मिलना चाहिए। वह हमारी मांग है, वह लड़ाई हम अनवरत जारी रखें।